3 जनवरी 2026 दुनिया जब सोकर उठी तो एक ऐसी खबर सामने आई जो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। बिल्कुल। खबरें थीं वेनेजुएला की राजधानी कराकास में अमेरिकी सैन्य हमलों की। लेकिन ये सिर्फ हवाई हमले नहीं थे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मदुरो को उनके ही घर से पकड़ने का एक बहुत ही दुस्साहसिक ऑपरेशन था। आज हम इसी घटना की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आखिर था क्या। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, विकिपीडिया, न्यूज रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण, उनका इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे कि इसकी जमीन कैसे तैयार हुई और इसका असर क्या पड़ा। सूची जरा। एक सुबह आपको पता चलता है कि एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना पकड़कर ले गई है। ये कैसे हुआ और क्यों? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो 3 जनवरी की उस रात से शुरू करते हैं। स्थानीय समय के हिसाब से रात के करीब 2 बज रहे थे। कराकस के आसमान में अचानक धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे थे। लड़ाकू विमान बहुत नीचे उड़ रहे थे। ये हो क्या रहा था? ये एक बहुत बड़ा और मतलब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था। कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ओके। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इसमें 150 से भी ज्यादा विमान शामिल थे। 150? हाँ, और वो भी कोई मामूली विमान नहीं। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II। अरे एक मिनट, F-22 और F-35 ये तो अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर्स हैं। मतलब जो रडार पे नजर ही नहीं आते। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि वो वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को, जो शायद रूस की मदद से बना था, उसे पूरी तरह से धोखा देना चाहते थे। मतलब कोई चांस ही नहीं लेना चाहते थे। जीरो चांस। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई भी थी। लक्ष्य साफ था, वेनेजुएला की सेना को इस तरह पंगु कर दो कि वो जवाब देने के बारे में सोच भी न सके। और निशाना किसे बनाया जा रहा था? क्या आम लोगों के इलाकों को? नहीं, स्रोत बताते हैं कि हमले बहुत सटीक थे। निशाना थे मिलिट्री ठिकाने, जैसे कराकस में फोर्ट्यूना और लाका लोटा एयरबेस। इसके अलावा कम्युनिकेशन टावर्स, बंदरगाह, हवाई अड्डे। अच्छा, मतलब आइडिया ये था कि उनका पूरा नर्वस सिस्टम ही काट दिया जाए। एकदम सही, ताकि वो एक दूसरे से संपर्क न कर सकें, कोई जवाबी कार्रवाई न कर पाएं। तो जब आसमान में ये सब चल रहा था और वेनेजुएला की सेना का ध्यान पूरी तरह बटा हुआ था, तब जमीन पर असली खेल हुआ। बिल्कुल। इसी हवाई अमले की आड़ में अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक डेल्टा फोर्स। उन्होंने FBI की होस्टेज रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर मदुरो के ठिकाने पर धावा बोल दिया। सब कुछ इतनी तेजी से और खामोशी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और उन्होंने निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज दोनों को पकड़ लिया। वहीं से और फिर जो हुआ वो शायद 21वीं सदी की कूटनीति का सबसे चौंकाने वाला पल था। वो तस्वीर? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। और उस तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। तस्वीर में निकोलस मदुरो एक अमेरिकी युद्धपोत USS इवो जिमा के डेक पर थे। आंखों पर पट्टी बंधी थी, कानों पर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, है ना जी। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश था कि नियम बदल चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्हें एक युद्धबंदी की तरह रखा गया? नहीं, और यही इस मामले को और पेचीदा बनाता है। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ किया कि मदुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। उन पर और उनकी पत्नी पर नशीले पदार्थों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, मतलब आतंकवाद से जुड़े गंभीर आपराधिक आरोप थे। अच्छा, तो अमेरिका ने इसे जंग की कार्रवाई नहीं बल्कि एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने वाली कानूनी कार्रवाई के तौर पर पेश किया। बिल्कुल, बहुत चालाकी से। जाहिर है ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ने का प्लान वो रातों रात नहीं बनता। इसके पीछे सालों का तनाव रहा होगा। बिल्कुल। इसकी जड़ें तो 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं। ह्यूगो शावेज के दौर तक जाती हैं। शावेज के दौर तक? हाँ, 2001 में जब उन्होंने वेनेजुएला के विशाल तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, तो एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तभी से दोनों देशों के बीच एक ठंडा युद्ध चल रहा है। अच्छा, तो ये लड़ाई असल में तेल से शुरू हुई, ड्रग्स से नहीं। असल में तो झगड़ा तेल और विचारधारा का ही था। नार्को स्टेट का लेबल तो बहुत बाद में आया।
ये मादुरो सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक और मजबूत कारण था। और हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बात सीधी सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गई? सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था 2024 का वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव। ओके। मादुरो को विजेता घोषित किया गया, लेकिन अमेरिका और कई दूसरे देशों ने चुनाव को धोखाधड़ी बताया। उनका कहना था कि असली विजेता तो विपक्ष के उम्मीदवार थे। इस चुनाव के बाद अमेरिका ने मादुरो सरकार को पूरी तरह से अवैध मान लिया। और इसी के बाद उस ऑपरेशन की जमीन तैयार होनी शुरू हुई, जिसका अंत हमने 3 जनवरी को देखा। हाँ, 2025 के मध्य से ही ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के नाम से एक अभियान छेड़ दिया था। यह असल में मादुरो की घेराबंदी थी। घेराबंदी कैसे? सबसे पहले कैरिबियाई समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों और सैनिकों का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया गया। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। और फिर कानूनी घेराबंदी भी हुई होगी। सही कहा। अमेरिका ने वेनेजुएला के 2 बड़े ड्रग कार्टेल, ट्रेनर दी अरागुआ और कार्टेल ऑफ द सन्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हाँ। और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि कार्टेल ऑफ द सन्स के लीडर खुद निकोलस मादुरो हैं। अच्छा, तो इससे उन्हें एक आतंकवादी सरगना के तौर पे पेश करने का रास्ता खुल गया। बिल्कुल। और फिर सीधी कार्रवाई शुरू हो गई। सितंबर 2025 से अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाली संदिग्ध नावों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, ये कहकर कि उनमें ड्रग्स हैं। हाँ। दिसंबर आते आते ये और तेज हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला का कच्चा तेल ले जा रहे टैंकरों को जब्त करना शुरू कर दिया। ये एक तरह की नौसैनिक नाकाबंदी थी, जिसने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी होगी। पूरी तरह से। और हमले से ठीक कुछ दिन पहले CIA ने वेनेजुएला के अंदर एक ड्रोन हमला भी किया। ये शायद आखिरी संकेत था कि अब अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। तो अमेरिका ने अपना काम कर दिया, मादुरो उनकी हिरासत में थे। लेकिन कराकस में क्या हो रहा था? क्या सरकार गिर गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यही बात दिलचस्प है। मादुरो की सरकार का ढांचा अपनी जगह बना रहा। मतलब? वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया। और उन्होंने क्या कहा? और रॉड्रिगेज ने टीवी पर आकर इस कार्रवाई को एक कायरतापूर्ण और अवैध अपहरण बताया और कसम खाई कि उनका देश किसी भी साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेकेगा। और व्हाइट हाउस से क्या प्रतिक्रिया आई? राष्ट्रपति ट्रंप के बयान तो हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे दुनिया में खलबली मच गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा, क्या? हम उस देश को तब तक चलाएंगे जब तक कि एक सुरक्षित और उचित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता। 1 मिनट, हम देश को चलाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जा करने की बात कर रहा था? उन्होंने इसे और भी साफ किया। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग को फिर से खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। वाह। और फिर उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने 200 साल पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया। हाँ, वो अमेरिकी नीति जिसके तहत वो अमेरिकी महाद्वीपों को अपना बैकयार्ड समझते थे। बिल्कुल। और ट्रंप ने उसे एक नया अपना नाम दे दिया, डॉन रो डॉक्ट्रिन। डॉन रो डॉक्ट्रिन मतलब साफ था, ये इलाका हमारा है और यहाँ हमारे नियम चलेंगे। ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश था। जाहिर है दुनिया चुप तो नहीं बैठी होगी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी थी? दुनिया पूरी तरह से बढ़ गई। अमेरिका के अंदर ही रिपब्लिकन पार्टी ने इसे एक नार्को टेररिस्ट के खिलाफ साहसिक कार्रवाई बताया। और डेमोक्रेट्स ने? डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने इसे एक अवैध युद्ध कहा, कांग्रेस के अधिकारों का हनन बताया। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन मैंने पढ़ा कि फ्लोरिडा के कुछ इलाकों में जश्न भी मनाया गया। हाँ, डोरेल जैसे शहरों में, जहां वेनेजुएला से आए बहुत से लोग रहते हैं, उन्होंने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? वहां भी यही बंटवारा दिखा। रूस और चीन ने इसकी कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी कहा। यहां तक कि अमेरिका के करीबी सहयोगी फ्रांस ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। और लैटिन अमेरिकी देशों ने? ब्राजील जैसे बड़े देश ने भी इसका विरोध किया। लेकिन कुछ देश खुलकर समर्थन में भी आए, जैसे अर्जेंटीना और इजराइल। और संयुक्त राष्ट्र? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसे एक बेहद खतरनाक मिसाल बताया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 जनवरी को सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई। चलिए अब इस पूरे मामले के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, वैधता। क्या ये सब कानूनी था? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अमेरिका को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ने की इजाजत देता है? अगर आप ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों से पूछें तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
क्यों नहीं? उनका मानना है कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का खुला उल्लंघन है। ये अनुच्छेद साफ तौर पर किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकता है। हाँ? तो फिर अमेरिकी प्रशासन ने इसे सही कैसे ठहराया? उनकी क्या दलील थी? उनकी दलील बहुत चालाकी भरी थी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई है। मतलब? उनका तर्क था कि निकोलस मदुरो एक भगोड़े अपराधी हैं, जिन पर अमेरिका में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति को देश को ऐसे खतरों से बचाने के लिए कहीं भी कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन क्या ये दलील अंतर्राष्ट्रीय कानून में टिकती है? ज्यादातर विशेषज्ञ इसे नहीं मानते। वे इसे आक्रामकता का अपराध कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह किसी पर बिना किसी उकसावे के हमला करने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर इसी को रोकने के लिए बनाया गया था। और अगर हम इरादों की बात करें, तो क्या ये सच में सिर्फ ड्रग्स रोकने के लिए था, या स्रोत किसी और तरफ इशारा करते हैं? ज्यादातर विश्लेषण एक ही तरफ इशारा करते हैं, तेल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, 300 अरब बैरल से भी ज्यादा, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन प्रतिबंधों और कुप्रबंधन की वजह से उनका उत्पादन तो लगभग ठप हो गया था। बिल्कुल, और राष्ट्रपति ट्रंप के खुद के बयानों ने तो इस पर मोहर ही लगा दी। जब कोई राष्ट्रपति खुद कहे कि हम तेल के कारोबार में हैं और अमेरिकी कंपनियां वहां के तेल के कुओं को ठीक करेंगी, तो इरादों को लेकर कोई शक नहीं रह जाता। कई विश्लेषकों ने इसकी तुलना पनामा के मैनुअल नोरिएगा और इराक के सद्दाम हुसैन के मामलों से भी की है। हाँ, उन दोनों ही मामलों में कारण कुछ ऐसे ही बताए गए थे, ड्रग्स, लोकतंत्र, लेकिन नतीजा दशकों तक उस पूरे इलाके में अस्थिरता और हिंसा रहा। यही चिंता यहाँ भी जताई जा रही है। तो 3 जनवरी 2006 की ये घटना सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण की कहानी नहीं है। ये महीनों की सैन्य घेराबंदी, सालों के राजनीतिक तनाव और दशकों से चल रहे तेल के खेल का एक नाटकीय नतीजा है। इसने संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी विदेश नीति के असली इरादों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये ऑपरेशन सामरिक रूप से, यानी मिलिट्री के नजरिए से, एक बड़ी सफलता थी। हाँ, बिना किसी बड़े अमेरिकी नुकसान के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। लेकिन क्या ये रणनीतिक रूप से भी सफल होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मदुरो भले ही चले गए, लेकिन उनकी सरकार, उनकी पार्टी, उनकी सेना, वो पूरा ढांचा अभी भी वेनेजुएला में मौजूद है। क्या देश चलाने का अमेरिकी दावा वेनेजुएला में स्थिरता ला पाएगा, या ये एक ऐसे शक्ति शून्य को जन्म देगा जिससे देश में लंबे समय तक अराजकता और गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।